नमस्कार। भाषा सरता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग के गोधूली भाग 2 का प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक की प्राप्ति हो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान महू के मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और लंदन गए। इन्होंने अपने देश में भी वकालत की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनकी रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा आदि। प्रस्तुत पाठ एक विख्यात भाषण है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यह अंग्रेजी में है जो जाति भेद का उच्छेदक से लिया गया है। इसके अनुवादक ललय सिंह यादव हैं। प्रस्तुत आलेख में यह कहा गया है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार मानकर जाति प्रथा का जन्म होता है, जिसमें असमानता, छुआछूत, अन्याय, अशिक्षा, गरीबी आदि पनपती है, जो लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें व्यक्ति का समग्र विकास नहीं हो सकता है, समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। अतः इस कुप्रथा को दूर कर देना चाहिए। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अंबेडकर जी का कहना है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इनके कहने का अर्थ हुआ, जब दुनिया के देश में तरक्की हो रहा है, विकास हो रहा है, और हमारे देश में जातिवाद अपना साम्राज्य बिछाए हुए है, और इस जातिवाद का एक बहुत बड़ी संख्या जातिवाद को समर्थन करता है। समर्थन का एक आधार यह है कि उनका कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज के कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है। श्रम विभाजन का मुख्य आधार होता है कार्यकुशलता। कार्यकुशल करने से ही समाज का विकास होता है, श्रमिक कुशल होने से ही समाज में तरक्की होती है, और
ये श्रम के आधार पर ही जाति निर्धारण किया जाता है। इसलिए समाज की तरक्की के लिए जातिवाद होना आवश्यक है। यहाँ पर अंबेडकर जी को आपत्ति है। उनका कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर देता है। अंबेडकर जी का कहना है कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन ही नहीं करता है, बल्कि इसके साथ साथ श्रमिक विभाजन, मजदूरों का विभाजन, मेहनतकश इंसानों का विभाजन कर देता है, जो कि बहुत ही अन्याय है। ये नहीं होना चाहिए। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अंबेडकर जी का कहना है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, जरूरी है। जो व्यक्ति को काम का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन इसमें व्यक्ति के बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि यह एक कृत्रिम है, ये बनावटी है और ये बहुत ही घोर अन्याय है। इसको हमें दूर करना चाहिए। और भारत की जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, ये बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अंबेडकर जी का कहना है कि भारत की जो जाति व्यवस्था है, यह विभाजित वर्ग को भी एक दूसरे से ऊंचा नीचा कर देता है। दो श्रमिक अपना अपना काम करके खा रहा है, उनमें भी भेदभाव ऊंचा नीचा होता है। ये बहुत ही गलत है। कर्म में शर्म कैसा, कोई कर्म नहीं है। जो कमा के खा रहा, नहीं किसी के दिन है, नहीं किसी से दिन है। तो जब कोई व्यक्ति कमा करके खा रहा है तो कोई भी काम में शर्म कैसा, लज्जा कैसा, न कोई काम छोटा है न बड़ा है। और जब खुद कमा करके खा रहा है तो वो किसी का अधीन कैसे है, न किसी से गिरा हुआ है। तो इसमें ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए, जो कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है। इसलिए अंबेडकर जी का कहना है कि इस दुनिया के किसी भी समाज में इस तरह की बातें नहीं है। जो मेहनतकश इंसान है आपस में भी वो बटे हुए हों। नहीं, अपना अपना काम करके खाओ और आपसी भाईचारा बना करके रहो, समरसता बना करके रहो। यही ऊंचा सोच रखना चाहिए और हम सबको इस जाति व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि जिससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अंबेडकर जी का कहना है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन हम मान भी लेते हैं तो ये स्वाभाविक नहीं है, ये स्वयं नहीं बना है, इसे जबरदस्ती बनाया गया है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना मेहनतकश इंसान और सक्षम जो श्रमिक है, इसके बिना किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता है, तरक्की नहीं हो सकता। ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम व्यक्ति को इस तरह से तैयार करें कि
व्यक्ति अपना पेशा, अपना कार्य, अपना व्यवसाय खुद चुन सके। हमें उस पर जबरदस्ती थोपना या लादना नहीं है। वह उसे बोझ महसूस करेगा, बल्कि उसकी खुद की रुचि, उसकी खुद की पसंद इस पर आधारित होना चाहिए कि वह कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहता है, कौन सा काम वह करना चाहता है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा जो है दो चीज करता है। एक तो बिना प्रशिक्षण लिए हुए, उसका बिना स्वयं का क्षमता का विचार किए हुए। दूसरा है माँ बाप का जो काम है वही काम व्यक्ति पर जबरदस्ती थोपा जाता है। एक तो उसे निजी क्षमता का विचार नहीं करने दिया जाता है। दूसरा है गर्भधारण के समय ही, बच्चा माँ के पेट में ही है तभी उसका जाति निर्धारण कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अन्याय है। व्यक्ति को खुद सोचने के लिए जातिवाद मौका नहीं देती है जो उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए समाज का विकास नहीं होता है। माँ के गर्भ से ही किसी का कर्म निर्धारण कर देना बहुत ही अन्याय है। इसलिए हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति खुद अपने व्यवसाय का चुनाव कर सके। ये जरूरी नहीं है कि किसी कर्मकांडी या पशुपालक या खेती करने वाला या जूता बनाने वाले का बेटा अगर बड़ा होगा, काम करने लायक होगा, तो उसको भी वही काम पसंद आए। ये कहना निश्चित रूप से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अतः व्यक्ति को खुद ही अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अंबेडकर जी का कहना है कि जाति प्रथा का दोष सिर्फ इतना नहीं है कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही काम का निर्धारण कर दिया जाता है, बल्कि व्यक्ति को जीवन भर उसी काम को करते रहता है, भले ही वह काम उस समय और देश के अनुरूप है कि नहीं। फिर अगर उस काम को अगर वह नहीं बदलेगा तो वह भूखा मर जाएगा। हम देखते हैं कि आधुनिक समय में तरह तरह के उद्योग धंधे खुल गए हैं, तकनीकी हो गई है और एकाएक परिवर्तन हो जाता है। अगर मनुष्य को अपना काम बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में उसको जीने के लिए अपना काम, अपना व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर वह नहीं बदलेगा तो उसके जीने के लिए क्या सहारा रहेगा। उदाहरण के रूप में कुम्हार का बर्तन जो मिट्टी का होता था, घर घर में पहले उसका उपयोग किया जाता था। आज उस मिट्टी का बर्तन की जगह स्टील का बर्तन ले लिया है। अगर कुम्हार अपना व्यवसाय को नहीं बदलेगा तो क्या उसके घर में भूख मरने की नौबत नहीं आएगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा
पेशा चुनने को अनुमति नहीं देती है। अंबेडकर जी का कहना है कि हिंदू धर्म में ऐसा पेशा चुनने के लिए स्वतंत्रता नहीं दिया गया है जो आप अपने देश और काल के हिसाब से पेशा को बदल लें, ये अनुमति नहीं देता है। इसलिए ये उसका बहुत ही दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता है। उसका पैतृक पेशा हो या नहीं हो, उसका पैतृक पेशा भले नहीं हो, लेकिन उस काम में उसको रुचि हो, उस काम में वह पारंगत हो, उस काम को करने में उसे मन लगता हो, तो उसे अपना पेशा, अपना व्यवसाय परिवर्तन करने का, बदलने का पूरा छूट होना चाहिए, पूरा उसका अधिकार होना चाहिए। और उसे अगर हम अधिकार ये नहीं देंगे तो समाज में बेरोजगारी होगी और आर्थिक पिछड़ापन होगा, और यही आर्थिक पिछड़ापन के कारण सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। व्यक्ति दबा हुआ रहेगा, उसका विकास नहीं होगा, उसमें शिक्षा का अभाव रहेगा, जो कि समाज के लिए बहुत ही घातक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अंबेडकर जी श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा को अत्यधिक गंभीर दोष से युक्त मानते हैं। जैसे कि इसके समर्थक कहते हैं कि श्रम विभाजन के आधार पर ही जाति प्रथा का निर्माण होता है, इसलिए जाति प्रथा समाज में व्याप्त रहना चाहिए। इससे कार्य कुशलता आती है, कुशल श्रमिक मिलते हैं। अंबेडकर जी का यहाँ पर कहना है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, मनुष्य की इच्छा के विपरीत है। मनुष्य की इच्छा पर यह निर्भर करता है कि उसे कौन सा काम पसंद है, कौन सा काम वो करना चाहता है, उसको किस काम में रुचि है। इसके विपरीत जाति प्रथा श्रम विभाजन तो करती है, लेकिन उसे जबरदस्ती व्यक्ति के ऊपर बोझ डाल देती है और मनुष्य खुद सोचने के लिए निर्भर नहीं रहता है जो वो क्या करना चाहे, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को खुद सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए, उसकी वह अपनी रुचि के अनुसार काम करे, खुद पर उसे निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया जाए। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, उसकी क्या, वो चाहता क्या है, व्यक्ति की चाह और उसकी रुचि, इस पर अधिक महत्व देना चाहिए। इसको प्रथम मानना चाहिए कि व्यक्ति चाहता क्या है, उसकी रुचि किस में है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं
जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। अगर हम व्यक्ति को खुद को सोचने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो और उसे हम जबरदस्ती काम लेंगे तो इससे वह काम करने में उसको अरुचि होगी और वह काम को देरी से करेगा। और जब काम को देरी से करेगा तो व्यक्ति उसको काम लेने के लिए तरह तरह के उत्पीड़न उसको करेगा, उसको पीड़ित करेगा ताकि काम ये करे। और अगर काम वो ढंग से नहीं करेगा तो वह काम टालेगा, वो काम करना नहीं चाहेगा, उस काम को करने में उसे उत्साह नहीं महसूस होगी, वह उत्साहित होकर के काम नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति में मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करेगा, काम को टाल करके करेगा और कम करेगा, काम को कम से कम करने की कोशिश करेगा। और जब कम काम करेगा उस काम में उसको दिल नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा तो कुशलता कैसे प्राप्त करेगा। बिना दिल बिना दिमाग, जिसमें उसको रुचि नहीं हो उसमें वह दिमाग भी नहीं लगाएगा, उसके लिए वो सोचेगा भी नहीं, उसके लिए वो विचारेगा भी नहीं, तो काम की कुशलता जो है, किसी भी काम की कुशलता वो कैसे प्राप्त कर पाएगा। अतः अगर इसमें अगर हम नहीं सुधार करेंगे तो उसकी आत्मशक्ति, आत्मबल जो है वो दब जाएगा, वो कुंठित हो जाएगा, वो उसको प्रेरित नहीं करेगा। और जब प्रेरित नहीं करेगा तो व्यक्ति को निष्क्रिय बना देगा, वह सक्रिय नहीं रह पाएगा। जब निष्क्रिय बना देगा तो ये समाज के लिए बहुत ही दुष्परिणाम का काम करेगा। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलुओं को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अंबेडकर जी का कहना है कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की काफ़ी आलोचना की जाती है। फिर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो मेरा कहना है, अंबेडकर जी का कहना है कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समता, सभी व्यक्ति अपनी पेशा, अपना व्यवसाय उसको चुनने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। समता, सभी व्यक्ति समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। भ्रातृत्व, सब व्यक्ति आपस में भाईचारे की तरह रहना चाहिए। अर्थात जिस तरह से दो भाई आपस में मिल कर के रहते हैं वैसे ही सभी व्यक्ति आपस में भाई की तरह मिल कर के रहें, बंधुत्व की भावना हो। और उनका कहना है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति होगी। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। अगर समाज में गतिशीलता रहेगी, समाज में एक भी अगर कोई विकास का काम होगा
तो समाज का हर व्यक्ति उससे लाभान्वित हो, हर व्यक्ति को वह लाभ पहुँचे। नीचे से नीचे तबका का लोग, और अर्थात तबका का यहाँ अर्थ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों तक वो चीज़ उसे पहुँचना चाहिए। जैसे कि अगर मोबाइल का प्रयोग हम करते हैं तो गरीब लोग भी मोबाइल का प्रयोग करता है और अमीर लोग भी मोबाइल का प्रयोग करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल अमीर ही मोबाइल का प्रयोग करे, गरीब का भी मोबाइल का प्रयोग करने का अधिकार उतना ही है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। अगर समाज के हित के लिए कोई काम किया जाए तो समाज में जितने भी लोग हैं सभी से राय मशविरा लेकर ही उसका डिसीजन हो कि सामाजिक कल्याण का काम है, और उनकी रक्षा के प्रति सबको सजग रहना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रक्षा के लिए जागरूक होना है। अगर समाज में कहीं स्कूल है तो वहाँ पर समाज के हर तबका के व्यक्ति को वहाँ पर पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी बच्चे को वहाँ पर समान रूप से उपस्थित होना चाहिए, और वहाँ जो शिक्षा का संचार होगा हर व्यक्ति के पास पहुँचना चाहिए। अंबेडकर जी का यही कहना है। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होना चाहिए। समाज की तरक्की के लिए कोई भी साधन हो, कोई भी अवसर हो, तो हर व्यक्ति को वो साधन और अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है जो कुछ व्यक्ति को छोड़ करके बाकी किसी को भी नहीं मिले, कुछ मुट्ठी भर लोगों को वो सुविधा वो अवसर मिले, बाकी सबको उससे बाहर कर देना है, ये नहीं होना चाहिए। सबको अपनी उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जैसे दूध और पानी मिल करके एक रंग हो जाता है, वैसे ही समाज के जितने भी श्रम करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनतकश व्यक्ति हैं, चाहे वो कर्मकांडी हो, चाहे जूता बनाने वाला हो, चाहे वह टोकरी बनाने वाले हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे खेती करने वाले हो, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाले हो, कुम्हार हो, यानी कि समाज के जितने भी अंग के लोग हैं सब एक दूसरे के साथ उसी तरह घुल मिल करके रहना चाहिए जैसे कि दूध और पानी रहता है। और यही लोकतंत्र का दूसरा नाम है। तभी लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, तभी एक विचार जब हमारा रहेगा तभी हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है। लोकतंत्र को कहा जाता है शासन की पद्धति है, ये नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र में जितने भी लोग हैं सबकी दिनचर्या का एक रीति होना चाहिए, एक रिवाज होना चाहिए। अपना रहन सहन सबका समान है, ये नहीं जो किसी के लिए अलग है और दूसरे के लिए वैसा नहीं है, ऐसा नहीं। सबको समान तरह से जीने का पूरा अधिकार है और सामूहिक रूप से है। एक दूसरे का अनुभव को बांटते हुए आदान प्रदान करते हुए का नाम ही लोकतंत्र है। और इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान की भावना हो। जितने भी काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश व्यक्ति हैं, सब आपस में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखें, समानता रखें, सम्मान रखें। किसी के मन में किसी भी तरह का ऊंच नीच, छुआछूत और वैर भाव की बातें नहीं होना चाहिए। तभी समाज में लोकतंत्र की सही रूप में
स्थापना होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि अंबेडकर ने बहुत सारे बिंदुओं पर अपना ध्यान दिया है और लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित किया है। ये बिंदु हैं, जाति प्रथा समाज का कृत्रिम रचना है जो श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच समझते हैं। व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं होने के कारण बेरोजगारी होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। जन्म से निर्धारित किए गए कर्म में अरुचि होती है। व्यक्ति को उस काम में मन लगेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसलिए जन्म से पहले काम का निर्धारण नहीं होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन अगर समाज में हो तो प्रत्येक व्यक्ति को उससे लाभ मिलनी चाहिए और इसी से आपसी भाईचारा और समरसता उत्पन्न होगी। आपस में सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे और ये ऊंच नीच की दीवारें, जाति प्रथा की दीवारें स्वतः इससे गिर जाएगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।